नमस्कार, स्वागत है आपका 10 न्यूज में और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। पप्पू यादव का टूटा मंच, कार्यकर्ताओं ने अपने नेता को संभाल पहुंचाया अस्पताल, सभा में मची अफरा तफरी। कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक का हमला, बिहार में बलात्कार से महिला और बेरोजगारी से मर रहे हैं नौजवान, फिर भी नीतीश कुमार बने बैठे हैं सुशासन बाबू। और चुनाव बाद लोजपा भाजपा की नहीं बनेगी सरकार, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा। मतदाताओं को भ्रमित कर रहे हैं चिराग पासवान। ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। जन अधिकार पार्टी के संयोजक पप्पू यादव शनिवार को घायल हो गए। मीनापुर की एक सभा में मंच टूटने से पप्पू यादव समेत पार्टी के दर्जनों नेता गिर पड़े। सभा में अफरा तफरी मच गई। कार्यकर्ताओं ने अपने नेता को संभाला और तुरंत डॉक्टर के पास ले गए। बताया जा रहा है कि घटना में पप्पू यादव के हाथों में फ्रैक्चर हो गई। मीनापुर विधानसभा क्षेत्र से जन अधिकार पार्टी की उम्मीदवार वीना देवी के प्रचार प्रसार में शनिवार मीनापुर पहुंचे पप्पू यादव 2-4 मिनट भाषण दिए ही थे कि अचानक मंच टूट गया और पप्पू यादव सहित दर्जनों नेता गिर पड़े। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पप्पू यादव को किसी तरह संभाल अस्पताल पहुंचाया। मंच टूटने पर प्रत्याशी वीना देवी ने प्रशासन को ही जिम्मेवार ठहरा दिया। बोले कि जो व्यक्ति कोरोना काल में बाढ़ पीड़ितों की घर घर जाकर सेवा की, उसे कुछ नहीं होगा। और यहाँ पर इतनी जनसैलाब है कि पप्पू यादव जी को देखने के लिए पूरा मीनापुर पूरा इकट्ठा हो गया, पूरा मेरे समर्थन में। और इतनी भीड़ थी कि स्टेज क्या पूरे फील्ड में जगह नहीं थी, स्टेज पूरा भर चुका था। उस वजह से भीड़ को एकत्रित करने के लिए कोई सुरक्षा व्यवस्था कहीं न कहीं इंतजाम नहीं थे। जिला प्रशासन की भी कमी है, उसमें कोई मतलब ये नहीं होता ही नहीं है, क्योंकि जिला प्रशासन यहाँ बहुत कम थे और हमारे मीनापुर की इतनी भीड़ थी, उसको देखते हुए जिला प्रशासन को व्यवस्था करनी चाहिए थी। लगी है पप्पू यादव को? नहीं, थोड़ा सा ज्यादा नहीं लगी है, अपने आप को संभाले है वो, क्योंकि वो बहुत मजबूत आदमी है। और वो कोरोना काल में भी देखे थे, बाढ़ की स्थिति में देखे थे, वो पानी में हेल कर कितने गरीबों की सेवा करते थे। वो गरीब की दुआ उनको लगेगी, उनको कुछ नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि पप्पू यादव के हाथ में फ्रैक्चर हो गया। डॉक्टरों ने फिलहाल उन्हें आराम करने की सलाह दी है। कोई था, कोई मजहब, 1 महीना के राशन, 100 किलोमीटर पैदल साइकिल। जब नरेंद्र मोदी जी लाठी चला रहा, नीतीश जी मार रहे, माँ आंसू भरल रहे, बेटा भूखल रहे, हर हाथ के पप्पू यादव 500,000 रुपया देकर बिहार में 37,83,000 मजदूर के लाके अकेला बिहार हमें अकेला। इतना ही नहीं, आपको आश्चर्य होगा, कोटा में इन लोगों ने बच्चों को छोड़ दिया, बोला नहीं लाएंगे। 750 बस भेजे बम्बई, लगभग 100 से ऊपर पूना, 7 ट्रेन कोटा, 3 बंगलोर। किसी ने मदद नहीं की। सारे बच्चों को लेके नीतीश ने कहा मई तक नहीं आने देंगे। मैंने कहा या तो मेरा लाश आएगा या तो एक माँ के पास उसकी बेटी होगी। जब बिहार आए तो सारा मजदूर को भूखे रखा हुआ था ये नीतीश कुमार। कोई नेता घर से नहीं निकला, कोई फार्म हाउस क्या नहीं जानता है उस पर 10 बच्ची का बलात्कार करके मार दिया। पप्पू यादव जब पद यात्रा कर रहा था तो पप्पू यादव पर बम चले, बोला मार देंगे, हम सकते रहे, हम नहीं रुके। जब बांध टूटा पप्पू, जब मजा हुआ पप्पू, छोटी घटना घटी पप्पू,
मुजफ्फरपुर में इनको हटा दीजिएगा, इनको नहीं रहने दीजिए, इनको ध्वज बढ़ा दीजिए। कोई एक घटना बताइए जिस घटना में बिहार का कोई नेता है, कोई एक नाम बताइए। 18 जिले बाढ़ से प्रभावित था। हम कभी बुलेट पे, कभी ट्रैक्टर पे, कभी नाव पे, आप ही के मीनापुर में हमारे नेताओं ने, जिलाध्यक्ष ने, महासचिव ने हर गांव में, बोछा में, मुजफ्फरपुर में, कुर्ली में, कोई गांव, मकेर, परसा, अम्मो, तरैया, छपरा, मरोड़ा, गोरखा, गोरिया कोठी, बुलेट पर 2 महीना हम घर नहीं गए, हम ट्रैक्टर पर 2 महीना। मुजफ्फरपुर के कांग्रेस प्रत्याशी विजेंद्र चौधरी के समर्थन में शनिवार को शहर पहुंची कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक ने कहा कि बिहार में अगली सरकार महागठबंधन की बनने जा रही है और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। तिलक मैदान स्थित पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में रागिनी नायक ने कहा कि महिलाओं को सशक्त करने का मुख्यमंत्री का दावा बिल्कुल खोखला है। उन्होंने कहा कि इसी मुजफ्फरपुर में बालिका गृह जैसे जघन्य कांड हुए। कांग्रेस नेत्री ने कहा कि वर्तमान में बिहार में 6 करोड़ से ज्यादा बेरोजगार हैं। यहां महिलाएं बलात्कार और नौजवान बेरोजगारी से मर रहे हैं। बाढ़ से किसान बेहाल हैं। इसके बावजूद नीतीश कुमार सुशासन बाबू बने बैठे हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण, सम्मान और सुरक्षा की बात की जाए और अगर इन तीनों मानकों पर नीतीश और मोदी सरकार को देखा जाए, आकलन किया जाए, तो हम पाएंगे कि जैसे विकास, स्वास्थ्य और शिक्षा के मामले में बिहार नीति आयोग के हिसाब से सबसे फिसड्डी राज्य है, सबसे निचले पायदान में है, वैसे ही महिला सुरक्षा, समानता और सशक्तिकरण के मामले में भी बिहार सबसे फिसड्डी राज्य है। आज भाजपा, जदयू और भाजपा के सारे घटक दलों का नारा है बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि पढ़ रही हैं बेटियाँ और लड़ रही हैं बेटियाँ, अपना हर वजूद खुद गढ़ रही हैं बेटियाँ, और इस अंधेरी रात में जब तलक न भोर हो, दीप बनकर स्वयं जल रही हैं बेटियाँ। तो आज बेटियों की यही हालत है। 2017 से 2020 तक बिहार में महिलाओं के खिलाफ अपराध में 26% का इजाफा हुआ। बच्चों के खिलाफ जो अपराध होता है, छोटे छोटे बच्चों पर, वो 73% बिहार में बढ़ चुका है। हम बेरोजगारी की बात करते हैं तो आमतौर पर बेरोजगारी को हम नौजवानों या पुरुषों के साथ ही जोड़ते हैं। महिलाएं भी जो घर से बाहर निकलकर काम करना चाहती हैं, उनके साथ क्या हो रहा है? 20 से लेकर 29 वर्ष की जो आयु की महिलाएं हैं, उनमें 90% दर है बेरोजगारी की। पिछले साल जून से लेकर इस साल अक्टूबर तक एक महिला को नौकरी नहीं मिली है बिहार में, एक महिला को। 15 साल से 49 साल की जो महिलाएं हैं, 60% कुपोषित हैं। वो 4 करोड़ बच्चे हैं बिहार में, उनमें से 65% बच्चे कुपोषित हैं। कौन वोट देगा? कौन सी महिला? शराबबंदी की बात करते थे, अभी पिछली रैली में खुद कह रहे हैं कि शराबबंदी तो हम करना चाहते थे पर बाकी सब लोगों ने मिलकर होने नहीं दिया। हालत ये है कि वो महिलाएं जो खुश हो रही थी कि उनके घर में शायद तरक्की आएगी अगर शराबबंदी बंद हो जाएगी, वो कह रहे हैं कि होम डिलीवरी हो रही, कि मैनहोल में गिरा हुआ बच्चा नहीं मिलता पर शराब की बोतलें मिल जाती हैं, कि स्मगलिंग चल रही है, सप्लाई चल रही, नया धंधा शुरू हो गया। ये महिलाएं वोट देंगी क्या? या वो महिलाएं वोट देंगी जिनके घर के आदमियों के पास आज एक भी नौकरी नहीं है? 6 करोड़ बेरोजगार हैं यहाँ पर। और जब कोरोना का समय आया तो 47% बेरोजगारी की दर पहुंच गई थी, आज भी 12% बेरोजगारी की दर। पहले तो ये गाना आप लोगों ने सुना होगा, सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। तो पहले क्या होता था कि सैया कमा तो रहे थे, कम से कम महंगाई थी तो काम चला लेते थे। अब कमाई नहीं है, सिर्फ खर्चा है। मोदी जी बड़ी बड़ी घोषणाएं, बड़ी बड़ी योजनाओं के बारे में बात करते हैं। उज्ज्वला योजना, बिहार में 50% घरों में आज भी स्वच्छ ईंधन है ही नहीं। एक बार सिलेंडर दे दिया, पैसा कहाँ है जेब में दोबारा गैस भरवाने के लिए? कि मोदी जी अब तक जनता पूछवे करी, बताई का किए हो, का किए हो? का बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिला दिए हो? का 2-4 स्मार्ट सिटी बनवा दिए हो?
क्या 1.25 लाख का जुमला पैकेज पटना भिजवा दिए हो? नालंदा को IT सिटी बनवा दिए हो? नीतीश बाबू के 55 बड़े घोटाले भुला दिए हो? क्या किए हो? नास पीट दिए हो। क्या कह रहे हैं? नौजवान कह रहे हैं कि बेटी बलात्कार से और बेटा बेरोजगारी से मर रहा है। वोट देंगे नीतीश बाबू को? वोट देंगे मोदी सरकार को? एक बार ये अजय आलोक जो प्रवक्ता है, नाम सुना होगा आप लोगों ने, जदयू के, बैठते हैं टीवी पे बोलने के लिए, तो बैठकर भाषण दे रहे थे। मैंने कहा आपके बिहार में 83 लाख लोग बर्बाद हो गए बाढ़ से, और आप अपने एयर कंडीशनड कमरे में ड्राइंग रूम के सोफे पे बैठ के प्रवचन दे रहे हैं टीवी से। चुल्लू भर पानी लीजिए उसी बाढ़ का और नाक डुबो लीजिए अपनी। यही कहना चाहिए जदयू की सरकार। हर्षित हो रही है। किसानों का कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ, रोजगार बेहिसाब, बेटियों को इंसाफ और भाजपा जदयू साफ। तो मैं समझती हूं आज की प्रेस वार्ता में महिलाओं के लिए, महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार अन्याय हो रहा है उसके ऊपर मैंने बात कही। और वहीं दूसरी तरफ राजद और कांग्रेस ये मानती है कि शिक्षा सबसे बड़ा साधन है आगे बढ़ने का। बजट का 12% हिस्सा शिक्षा में लगाएंगे, KG से PG बच्चियों की शिक्षा को मुफ्त करेंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ऐसे होता है। होम कांड हुआ, जो संरक्षण में बेटियां थीं उनको आपने वैश्यावृत्ति के धंधे में झोंक दिया, और जो महिला उसमें जुड़ी हुई थी, जो सोशल वेलफेयर मिनिस्टर थी, सामाजिक न्याय करने वाली मंत्री थी, विरोधाभास देखिए, वो टिकट पा जाती। एक नैतिक जिम्मेदारी नाम की भी तो चीज होती है। या उनके साथ मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड जैसे काम करना चाहती है? वो देश के मानकों को आगे बढ़ाना चाहती है या अपमान करना चाहती है? ये भी देखना बहुत जरूरी है। महिला सशक्तिकरण की लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ती रही है। तेजस्वी जी और कांग्रेस पार्टी मिलकर आगे भी लड़ेंगे। इधर पार्टी के जेडीयू उम्मीदवार मोहम्मद जमाल के समर्थन में मुजफ्फरपुर आए पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी न सिर्फ महागठबंधन बल्कि चिराग पासवान पर जमकर बरसे। कांटे के पानापुर में आयोजित सभा में जीतन राम मांझी ने कहा कि आज बिहार को नीतीश कुमार की जरूरत है। एनडीए के शासनकाल में यहाँ काफी काम हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री के साथ सभा में शिरकत किए मंत्री अशोक चौधरी ने लालू राबड़ी सरकार की याद दिलाते हुए जनसभा में उपस्थित लोगों से कहा कि अगर गठबंधन की सरकार बन गई तो बिहार में एक बार फिर जंगल राज कायम हो जाएगा। आप जानते हैं नीतीश कुमार के पार्टनर हैं, यानी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर एक अलायंस पार्टी है। अब उसका एक अपना घोषणा है, और उस घोषणा में हम लोग सदा मांग करते रहते हैं कि जनसंख्या के आलोक में हमको आरक्षण मिलना चाहिए। और नीतीश कुमार उस पर बात सुने होंगे, आज वो भी कह रहे हैं कि जनसंख्या के आलोक में आरक्षण मिलना चाहिए। 85% जो भागलपुर में जो दंगाई था उसको जो आज मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, उनके पिताश्री ने उनको बहुत तवज्जो दिया, अपने साथ हेलीकॉप्टर में घुमाया और लगा कि भागलपुर दंगा में सचमुच हमारे जो अल्पसंख्यक भाई के लोग हैं उनकी गलती थी। लेकिन जब नीतीश कुमार सत्ता में आए तो आपने देखा इंक्वायरी सेटअप किया। इंक्वायरी सेटअप करने के बाद जो दंगाई है उसको सजा दिलाने का काम किया, और हमारे जो मुस्लिम परिवार विक्टिम थे उनको उन्होंने हर तरह से मुआवजा दिया और सुरक्षित रखने का काम किया। ये प्राय सभी होते हैं वैसा कि जो अपनों के बारे में सोचते हैं, उनका भाई है, उनका भतीजा है, उनका बेटा है, उनकी बेटी है, उनकी पत्नी है, और आप देख रहे हैं कि सब लोग करीब करीब ऐसा करते हैं। लेकिन नीतीश कुमार तो कहते हैं कि हमारा सारा परिवार समझता बिहार की जनता है, हम उसकी सेवा में लगे हुए हैं। इसमें सच्चाई है। आज 18 घंटा से 20 घंटा तक वो काम किसके लिए करते हैं? और ठीक ही कहा गया, नगर निकाय के चुनाव में नीतीश कुमार जी ने आज उनको आरक्षण दिया। आज हर जगह महिलाएं निश्चित रूप में, चाहे पंच हो, सरपंच हो, मुखिया हो, जिला परिषद सदस्य हो, उस रूप में काम कर रही हैं और बहुत सक्षमता से काम कर रही हैं। नीतीश कुमार जी का कहना एक बात के लिए और है, महिलाओं के सशक्तिकरण का जहाँ तक सवाल है, हम यहाँ पर भी देख रहे हैं कि बेटियां आज वो माननीय चिराग पासवान भी इसके बारे में कभी नहीं बोलते हैं। और हम कहना चाहते हैं हम लोगों की सरकार बनेगी, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे तो इन चारों मुद्दा को प्रधानमंत्री के सहयोग से हम लोग पूरा करना चाहेंगे। और तो और एक अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण नियम है, उसको सुप्रीम कोर्ट में कुछ बदलाव किया था। 2 अप्रैल 2018 को हमारे सभी दलित हिंदुस्तान के सड़कों पर आ
माननीय रामविलास पासवान जी उस समय केंद्रीय जलावर मंत्री थे, उन्होंने क्या कहा था? सड़क पर बैठने वालों को कहा था वो लोग फालतू आदमी हैं जो बैठे हुए हैं। हम धन्यवाद देते हैं नरेंद्र भाई मोदी जी को कि हिंदुस्तान के दलितों की भावना को जाते हुए देखते हुए उन्होंने शेड्यूल कास्ट एट्रोसिटी एक्ट को 1989 के मुताबिक ही पार्लियामेंट में पास कर दिया और उसको आज लागू किया। उसमें एक बात और है जिसके बारे में हमारी मांग है और हम नीतीश कुमार जी से हमारी बात होती है, वो भी इस बात से सहमत है कि शेड्यूल कास्ट एट्रोसिटी एक्ट है उसको। आज चुनावी सभा में बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप लोग प्रबुद्ध हैं और सभी राजनीतिक परिस्थितियों से अवगत हैं, इसलिए आपको विशेष कुछ न कर करके सबसे पहले हम एक अपील करते हैं, प्रार्थना करते हैं आपसे कि आज बिहार को नीतीश कुमार की आवश्यकता है। अगर नीतीश कुमार किसी तरह से कमजोर होंगे तो जो बिहार विकास की पटरी पर चला है, हम समझते हैं पटरी से उतर जाने के बाद जो गाड़ी की स्थिति होती है वही बिहार की हो जाएगी। इसीलिए हम अपने 15 वर्ष के कार्यकाल में इस प्रदेश में NIT, BIT, IITI और जैसे AM संस्थान, इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज को बनाने का काम किया है और बड़ी आबादी जो शिक्षा में मालूम थे उनको शिक्षित करने का काम किया है। इसलिए एक ऐसे व्यक्ति को आपको ताकत देने की जरूरत है जिसने न जात पात किया न धर्म का विभेद किया। जो व्यक्ति लोग 15 साल पहले कहते थे हम शोषित और वंचितों की सरकार है और समाज अपने चरम पर था और जाति अनुमान पैदा करके उसका शोषण करके सत्ता पर लोग काबिज थे। इसलिए जो लोग आज मांग रहे हैं आपसे वोट और कहते हैं कि हमको शिक्षा देंगे, वो खुद शिक्षित नहीं है। उनको शिक्षा के प्रति क्या प्रेम है वो इसी से पता चलता है। जो व्यक्ति इस देश का बागडोर संभालना चाहता है तो खुद शिक्षित नहीं है और शिक्षा पर ध्यान बांटता है। उसके बाद उसके पिताजी जिन्होंने 15 साल तक इस प्रदेश की जनता ने इस प्रदेश की बागडोर की, वो कहाँ है, किस कारण से जेल में पड़े हैं, ये भी समझने की बात है। जिसको शासन करने के लिए आपने ताकत दिया, उन्होंने इस प्रदेश के आखंड भ्रष्टाचार में वो पूरा परिवार उतारा। जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए और जो मुख्यमंत्री बनना चाहता है वो बेल पर है, क्यों बेल पर है, ये भी समझने की जरूरत है। और हमारे नेता नीतीश कुमार ने किया है, जो बिहार इस देश में सबसे पिछड़ा बिहार था, उस बिहार को सबसे तेज गति से इस देश में बढ़ने वाला प्रदेश बनाने का काम किया। जहाँ आजादी के इतने साल बाद 60 साल बाद भी प्रदेश में न मूलभूत संरचना थी, न बिजली था, न सड़कें थी, न पुल था, न पुलिया था, न शिक्षा की व्यवस्था थी, न यहाँ पर हेल्थ स्वास्थ्य की व्यवस्था थी। इस प्रदेश में नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा ने कहा कि एम्स और एयरपोर्ट की बात पर विरोधी मतदाताओं को गुमराह करने में लगे हैं। शनिवार को पुरानी गुदरी और खादी भंडार राजपूत टोला में जनसंवाद करते हुए भाजपा प्रत्याशी सुरेश शर्मा ने कहा कि नाम भले ही एम्स नहीं हो, लेकिन मुजफ्फरपुर में बहुत बड़ा रिसर्च सेंटर खुलने जा रहा है। रही बात एयरपोर्ट की, तो मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट का रीजनल कनेक्टिविटी हब बनेगा। जनसंपर्क अभियान आज राजपूत टोला जो मुजफ्फरपुर, सभी लोग बैठ जाइए, आप लोग नाश्ता करके जाइएगा, सबसे पूर्वी क्षेत्र में अवस्थित है। यहाँ के सारे भाइयों और बहनों से जानकारी ली गई और ये सब लोग ने एक सुर से एनडीए प्रत्याशी को जिताने का इन्होंने वचन दिया, आशीर्वाद दिया। हम समझते हैं कि एनडीए के विधायक इनको बनाना है, सुरेश शर्मा को जिताना है और स्मार्ट सिटी जो बनना है वह काम के लिए ये लोग कहते हैं। और स्मार्ट सिटी इस सत्र में 5 साल में मुजफ्फरपुर बनेगा। इसी आशा के साथ हम लोगों ने वचन दिया है कि स्मार्ट सिटी के लिए जो भी काम करना होगा, पैसे आ गए हैं उसको हम लोग कराएंगे। और इन लोगों का आशीर्वाद है कि एम्स के जगह पर कैंसर रिसर्च सेंटर बन रहा है। आपको एयरपोर्ट रीजनल कनेक्टिविटीज का बन रहा है। हमने इन सारी बात की जानकारी इनको दिया। ये सब लोग भारतीय जनता पार्टी कमल निशान को 7 तारीख को अपना बटन दबा करके सुरेश शर्मा को जिताने का उन्होंने संकल्प को दोहराया।
बिहार विधानसभा चुनाव में मतदाताओं की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी हो, इसे लेकर स्थानीय प्रशासन हर स्तर पर प्रयासरत है। शनिवार को जिला परिषद कार्यालय के छत से बैलून उड़ाकर मतदाताओं को जागरूक किया गया। मौके पर मौजूद डीएम सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने एक बार फिर जिले के मतदाताओं से अपने अधिकार का प्रयोग करने की अपील की। ये बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के अवसर पर मुजफ्फरपुर जिले में जो मतदान निर्धारित है 2 चरणों में 3 नवंबर और 7 नवंबर को, उसको देखते हुए हम लोगों ने जो है स्वीप कार्यक्रम मतदाता जागरूकता के लिए लगातार हम लोग चला रहे हैं। उसी क्रम में आज ये हॉट बैलून जो है इसको हम लोग यहाँ लगा रहे हैं। जिला परिषद का जो कार्यालय हमारा वहाँ और शहर का सघन एरिया है ये, तो इसके माध्यम से लगातार मतदान की तिथि तक लगा रहेगा। और इसके माध्यम से हम लोग यही मैसेज देना चाह रहे हैं, लोगों को याद दिलाना चाह रहे हैं कि मतदान हमारा कर्तव्य है और मतदान की तिथि को मतदान केंद्र पर आएँ और अपने मत का प्रयोग जरूर करें। 3 नवंबर को होने वाले चुनाव से पहले 5 विधानसभा क्षेत्र के सभी बूथों को सैनिटाइज किया जाएगा। शनिवार को महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज में टीम से जुड़े सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों ने इस संबंध से जानकारी दे दी गई है। इस बार के चुनाव में भारत निर्वाचन आयोग के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती रही है कि कोविड काल में निर्वाचन करा लेना। तो निर्वाचन आयोग ने बहुत सारे निर्णय उनके द्वारा लिया गया है सुरक्षित मतदान करने के मद्देनज़र। इस क्रम में आयोग के निर्देश के आलोक में जिला प्रशासन मुजफ्फरपुर के द्वारा नगर निगम के सहयोग से विस्तृत आदेश निर्गत किया गया है प्रत्येक मतदान केंद्रों को सैनिटाइज करने का। 370 टीमें बनाई गई हैं विधानसभावार 11 विधानसभा में, और ये 370 टीमें कल उनका डिस्पैच हो जाएगा विधानसभा क्षेत्रों में, और तत्पश्चात वो मतदान के 1 दिन पहले और मतदान के दिन भी सुबह में वो सैनिटाइज करेंगे सारे बूथों का। इसमें शहरी क्षेत्र में जो बूथ है उसकी जिम्मेवारी नगर आयुक्त को और अन्य नगर निकायों के नगर पदाधिकारियों को दी गई है। एक व्यापक तैयारी है। शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग और कृषि विभाग के परस्पर समन्वय से निर्वाचन आयोग के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश कोविड के संबंध में जो प्रोटोकॉल है उसका अनुपालन सुनिश्चित कराने की दिशा में एक बहुत बड़ी कार्रवाई की जा रही है। हम उम्मीद करते हैं कि ये कोरोना से संक्रमण का कोई खतरा नहीं होगा और पुख्ता व्यवस्था इस तरह से है कि सारे मतदाता जो योग्य हैं वो आएँ और सुरक्षित मतदान करें। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर मुजफ्फरपुर वासियों ने श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनके योगदान की चर्चा की। बीजेपी की ओर से शनिवार को आयोजित समारोह में नेताओं ने पानी टंकी स्थित पटेल की प्रतिमा पर माल्य अर्पण कर नमन किया। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की आज जयंती है। भारतीय जनता पार्टी पूरी परिवार के साथ उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करती है, और साथ ही आज जो एक भारत और श्रेष्ठ भारत, एकीकृत भारत, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की देन है, जो आज देश इतना एक बंधन में बंधा हुआ है और एकीकृत है। नहीं तो अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं होते और इनकी सोच नहीं होती तो आज भारतवर्ष टुकड़े टुकड़े में बट गया होता। आज इसलिए हम लोग पूरा देश उनको याद कर रहा है और सारे देश उनको हर्षोल्लास के साथ उनकी जयंती पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पुण्यतिथि पर नागरिक मोर्चा की ओर से शनिवार को कंपनी बाग स्थित प्रियदर्शनी पार्क में इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। मौके पर मोर्चे के महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा सहित कई लोग मौजूद रहे। जब उनका देहांत हुआ था तो विश्व के सैकड़ों देश के प्रतिनिधि, मैं समझता हूं कि इतना बड़ा जमावड़ा अब शायद कभी लगे नहीं। विश्व में इंदिरा गांधी को लोग लोहा मानता था। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने बांग्लादेश के युद्ध में श्रीमती इंदिरा गांधी को चंडी और दुर्गा का अवतार कहा था। पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए और सबक सिखाने का काम
जो श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को गुलाम किया, और आज भी हम बोलते हैं कंपनी बाग, इसी को मिटाने के लिए श्री शिवदास पांडे ने इंदिरा गांधी की प्रतिमा लगाई और नागरिक मोर्चा ने एक स्मारक पत्र दिया था। आज भी हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो गुलामी का प्रतीक है, कंपनी बाग नाम को बदला जाए और इस पूरे क्षेत्र को इंदिरा बाग के नाम से प्रचारित किया जाए, सरकारी घोषणा किया जाए, क्योंकि श्रीमती इंदिरा गांधी की प्रतिमा यहां लगी है। लेकिन प्रशासनिक उपेक्षा का शिकार है यह इंदिरा पार्क। करोड़ों रुपया इसके नाम पर आवंटन हुए, खर्च हो गए, लेकिन साल में 2 बार नागरिक मोर्चा के आवेदन पर जयंती और बलिदान दिवस पर यह पार्क का ताला खुलता है। हम लोग साफ सफाई करवाते हैं और फूल माला चढ़ा करके जब निकलते हैं तो फिर ताला बंद हो जाता है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।